तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जो कि कुछ बच्चों को लगेगा कि इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। बट देखो, हम 10th स्टैंडर्ड की साइंस को हम मार्क्स के लिए ज़्यादा पढ़ रहे हैं रैदर देन नॉलेज। तो नॉलेज वाइज ये ऐसा कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, बट ठीक है, इट्स एन एनवायरमेंटल साइंस चैप्टर। बहुत ही बेसिक साइंस है, इसमें कुछ भी ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें नहीं हैं, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें थियोरी ही है। तो इसीलिए ये वाला हम ऑनलाइन भी कर लेते हैं रिकॉर्ड, सो दैट अगर कोई बच्चा लेक्चर मिस भी कर जाए तो ऐसा नहीं कि उसे पूरा मतलब लाइव लेक्चर्स की ज़रूरत हो या सामने डाउट सॉल्विंग सेशंस की ज़रूरत हो, इसलिए हम लोग ने ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो कि है चैप्टर नंबर 4। लेट अस स्टार्ट। एज यू कैन सी हियर, इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। इकोसिस्टम क्या होता है? ठीक है, हमें पता है इकोसिस्टम 2 कंपोनेंट से बनता है, बायोटिक विच इज़ लिविंग एंड ओबायोटिक विच इज़ नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग थिंग्स होते हैं बायोटिक फैक्टर्स में, जैसे वी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल द लिविंग क्रिएचर्स आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक सेक्शन, एंड अंडर एबायोटिक सेक्शन वी हैव नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग चीज़ें क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेयर, जो भी हमारे लिविंग के सराउंडिंग में है, ठीक है, जिसके ऊपर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिंदा रहने के लिए डिपेंड करते हैं, हम कह सकते हैं कि वो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, क्या ये दोनों में आपस में इंटरेक्शन होता है? यस ऑफ कोर्स। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एबायोटिक फैक्टर्स पे असर डालते हैं? द आंसर इज यस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने आसपास के एबायोटिक फैक्टर्स पे असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस क्लासरूम में बैठे हैं जहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो कॉन्स्टेंटली उस क्लासरूम का एबायोटिक कॉम्पोनेंट जो कि एयर है, इसकी क्वालिटी को जो बच्चे हैं वो लगातार डिटीरियोरेट कर रहे हैं। मतलब बच्चे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं बाय देयर ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं क्लासरूम के। तो अगर मैं एक एयर कंडीशनड ना रखूँ, एयर को कंडीशन ना रखें हम, तो फिर हो सकता है कि बच्चे थोड़ी देर में सफोकेट फील करने लगे और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो, और ऐसे क्लोज प्रीमाइसिस में फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रहना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है, जहाँ पे अगर हम कंटिन्यूसली हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी ख़राब करते रहेंगे तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हमारी भी मतलब अर्थ पे रहना पॉसिबल ना हो पाए, हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि हमारे आसपास का जो एबायोटिक कंपोनेंट है ना, क्या वो बायोटिक कंपोनेंट पे असर डालता है? द आंसर इज यस। हमारे आसपास का एबायोटिक कंपोनेंट हमारे बायोटिक कंपोनेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर देता है। और क्या बायोटिक कंपोनेंट अपने आसपास के एबायोटिक कंपोनेंट्स को चेंज करते हैं बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे? यस। एग्जाम्पल के तौर पे, वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पे हमने इतने सारे इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रखे हैं, तो क्या वो इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूसली एयर और एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही हैं? यस। क्या वाटर को पोल्यूट कर रही हैं? यस। अब हमारे इंडिया के रिवर्स की हालत देख लो, बहुत सारी रिवर्स ऐसे जिस पे ऐसे फोम जा रहा है पूरा। क्यों और कैसे हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो क्या बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें ह्यूमंस भी हैं, क्या वो अपने आसपास के एबायोटिक कंपोनेंट को ख़राब कर रहे हैं, एयर, वाटर और सॉइल को? द आंसर इज यस। तो चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हो बायोटिक कंपोनेंट में वी हैव अ प्लांट ओवर हियर, एंड एबायोटिक कंपोनेंट में यहाँ पे सनलाइट आ रही है। क्या प्लांट की लाइफ थोड़ी भी अफेक्ट होती है सनलाइट की अवेलेबिलिटी पे? यस। आप देखोगे बहुत सारे कंट्री में जहाँ पे सनलाइट 6-6 महीने नहीं आता है, वहाँ पे एक सीज़न आता है ऑटम करके, कि पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, बिकॉज उन्हें पता है सनलाइट नहीं आने वाली है, तो ये पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, तो खाना तो नहीं बना पाएंगी। खाना बना नहीं पाएंगी पर खाना खाएंगी ज़रूर। तो अगर खाना कंज्यूम करेंगी पत्तियाँ, तो ऐसे में खाना कंज्यूम करेंगी बट बना नहीं पाएंगी ना, तो ऐसे में प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारी कोई इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्री है, अगर वहाँ पे रिसेशन चल रहा है या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है पर उसका सेल इतना नहीं गुड्स का, तो इंडस्ट्री क्या करती है, अपने वर्कर्स को कट ऑफ कर देती है ना, थोड़े से एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है, जो कि आजकल हो रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी अगर एक प्लांट की लीव्स को हम एम्प्लॉयज़ कंसीडर करें, तो जब प्लांट को लग रहा है कि अभी विंटर सीजन आने वाला है, मतलब अभी इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा इतना, तो ऐसे में वो अपने लीव्स शेड ऑफ कर देते हैं, लीव्स का कलर चेंज हो जाता है। आप देख रहेंगे अपने मूवीज़ में
है ना, पत्तियां जो हैं कलरफुल हो जाती हैं, देन दे फॉल ऑफ द प्लांट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज शेडिंग ऑफ द लीव्स, जो कि विंटर्स के पहले होता है ऑटम में, और देन स्प्रिंग में वापस लौट आती हैं जैसे ही सनलाइट आता है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स आप देख सकते हैं, हिरन है ना, शीप है, गोट है, हॉर्सेस हैं, काव है। तो ये सब है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। दे ऑल डिपेंड ऑन द ग्रासेस और द प्लांट्स फॉर देयर फूड। प्लांट जिन्हें हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि दे वर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो पूरी दुनिया के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हैं प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स, और उन पे डिपेंड करने वाले यहाँ पर एनिमल्स हैं। जो एनिमल्स हैं जो फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर होते हैं, जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, शाकाहारी जानवर यहाँ पे दिखाए गए। एग्जाम्पल्स में गोट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा, दे फीडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रीडेटर्स, जो कि शिकारी होते हैं और कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, लाइक लायन, टाइगर, विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द हर्बीवोर्स, जो कि इन शाकाहारी जानवरों के भी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को बहुत बढ़ने से भी बचाते हैं, रोकते हैं। वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ना, अगर ये नहीं होंगे ना, प्रीडेटर्स अगर नहीं होंगे, तो हर्बीवोर्स का ही नंबर इतना बढ़ जाएगा कि वो प्लांट किंगडम में और जितने भी प्लांट्स हैं उनको खा पी के ख़त्म कर देंगे। तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा। हेंस ये प्रीडेटर्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में? लेट्स सी। There are two main types of environment. One is natural environment and the other is an artificial environment. If you are roaming around in a mountain or somewhere, आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में हो, आप घूम रहे हो पहाड़ों पे, आप झरने के नीचे गए हो, तो वो सब एक नेचुरल एनवायरनमेंट में है। बट आप अगर एक क्लासरूम में बैठे हो जहाँ पर AC ऑन है, तो ये कैसा है? एयर कंडीशनड है ना। ये क्या नेचुरली हमने 20 डिग्री नहीं है। बाहर आप देखोगे, अगर बाहर 40 डिग्रीज भी है, बाहर 35 भी है, पर अगर आप घर में AC ऑन करके बैठे हो, तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, ये नेचुरली नहीं प्रेजेंट है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो क्या रिलेशन है कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के बीच में? हमारे आसपास दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं और इकोसिस्टम्स भी होते हैं, ठीक है। वन इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा कौन सा है? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है जिसमें कुछ विंड मिल्स लगी हुई है, और यहाँ पर एक माउंटेन है जहाँ पर एक डक या स्वान है जो स्विम कर रहा है। ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। इन सब में एयर आ जाता है, एटमॉस्फेयर आ जाता है, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हमारा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे ख़राब कर रहा है? हम तो घर के अंदर बैठे हुए हैं, क्या हम कुछ नहीं कर रहे हैं? बट अगर आपने AC ऑन किया है तो वी हैव एन आउटलेट ऑल्सो ना, AC का एक कंप्रेसर होता है। तो अगर आप AC ऑन कर रहे हैं, तो आप अगर क्लासरूम के अंदर कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, तो बाहर भी एक हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। जो भी है ना, कंप्रेसर जो है वो गर्म हवा रिलीज कर रहा है बाहर की तरफ। तो अब जितनी ज़्यादा हम ACs यूज़ करेंगे, और बाय 2025 ऐसे एक सर्वे में पता चला है कि बाय 2025 इंडिया विल बी द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एयर कंडीशनर। AC सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं होंगी तो वो इंडिया में होंगी। तो आप समझ सकते हो हमारे इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो कितना ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है, जिसके इफेक्ट आप अभी भी नोटिस कर रहे हैं कि एवरी ईयर द हीट इज मोर देन द प्रीवियस ईयर, इफ यू कैन फील दैट, ठीक है। The science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factor of the environment is called as ecology. तो वो जो साइंस होती है जो इस बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर की इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों की स्टडी कर रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट हो रहा है एनिमल्स पे, ये सारी पढ़ाई को हम इकोलॉजी कहते हैं, एनवायरनमेंट की स्टडी, ठीक है। और जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है कोई भी इकोलॉजी पढ़ने के लिए, जो हम एक छोटे से फंक्शनल यूनिट को स्टडी करते हैं, उसे हम एक इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक रिवर में रहने वाली एक फ़िश के बारे में, एक फ्रेश वाटर फिश के बारे में मुझे पता करना है, तो ज़रूरी नहीं है मैं अपनी बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में रिवर में जाके इस्टेब्लिश करूँगा, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हम कॉलेज में फ़िश टैंक सेटअप करते हैं और वहाँ से वो
फिशेस लेकर आते हैं जो एक्चुअल रिवर में रहती हैं, वहीं से हम सबस्ट्रेट रॉक्स लेकर आते हैं और वहीं से जो भी प्लांट्स उगते हैं पानी में भी वो भी लेकर आते हैं। जितना सनलाइट उस रिवर को मिल रहा है हम सेम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब लाइट वहाँ पे दे देते हैं और उतने ही देर के लिए बल्ब ऑन रखा जाता है जितने देर तक नेचुरली सनलाइट मिलता है। तो लगभग हम जो रिवर में कंडीशंस हैं वो हम सेम क्रिएट करते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। और एक छोटे से लेबोरेटरी में हम उस पूरे रिवर के ऊपर जो होने वाले चेंजेस हैं, केमिकल्स का इफेक्ट है, ये सब हम छोटे से लैब में स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाया जैसे जो कि एक फिश टैंक था। एक रिवर एक थोड़ा बड़ा इकोसिस्टम है, इसको अगर मुझे स्टडी करना है लेबोरेटरी में तो मैं वैसा ही सिमिलर कुछ क्रिएट करूँगा लेबोरेटरी में, और ऐसे एक छोटे से यूनिट को हम एक इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोल सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम भी है, रिवर इज़ अ नेचुरल इकोसिस्टम, और ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं जिसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। अभी इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। किसी भी इन्वायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। एक छोटा सा एक पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, जबकि एक अर्थ भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। छोटा सा एक तालाब, कुआं, झील जहाँ पे पानी है मतलब एबायोटिक, मछलियाँ हैं मतलब बायोटिक है, और इन सब का आपस में जो इंटरेक्शन है इन सबको हम स्टडी कर रहे हैं, इसे हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। और ऐसे ढेर सारे इकोसिस्टम एक बड़ी सी जगह पे हैं अगर, तो दैट इज़ ऑल्सो बिगर इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे एक जंगल में पेड़ पौधे हो सकते हैं, थोड़ी सी ज़मीन हो सकती है, जंगल के बीच में थोड़े से घास के मैदान हो सकते हैं, तो एक छोटे छोटे अलग अलग इकोसिस्टम है। जंगल में बहती हुई एक छोटी सी नदी हो सकती है, पर ये सब एक जंगल में ना, तो एक जंगल एक बड़ा सा फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। और ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट अर्थ पे, तो अर्थ भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो गया। और बड़े इकोसिस्टम्स को हम बायोम्स कहते हैं। बायोम, व्हाट आर बिगर इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम्स। तो इन ब्रीफ, biotic and abiotic factor occupying a definite geographical area and their collective constitute the ecosystem, ठीक है, and their interactions collectively constitute the ecosystem. In brief अगर कहें तो biotic and abiotic factor, living and non-living factors occupying a definite geographical area, जो कि एक फिक्स geographical area को occupy कर रहे हैं, and their interactions और आपस में interact कर रहे हैं, is collectively constitutes the ecosystem। ये सब मिलकर के क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। अब देखते हैं क्या रिलेशन है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या रिलेशन है? तो एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशंस ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल्स। एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहता है बहुत सारे नेचुरल साइकिल्स का लगातार चलते रहने से। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है बचपन में, जहाँ पर हमने देखा कि वाटर जो है इवेपोरेट होके जाता है, वही क्लाउड्स बनते हैं। इन्हीं क्लाउड्स को माउंटेन्स के थ्रू रोका जाता है, वहाँ कंडेंसेशन होता है, बारिश हो जाती है, अगेन वही वाटर जो इवेपोरेट होके गया था वो वापस से लिक्विड फॉर्म में ज़मीन पे आ जाता है, रिवर्स में आ जाता है, ओशंस में आ जाता है। तो ये एक वाटर साइकिल था। लास्ट ईयर आपने 3 और आंसर 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, ऑन कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो ये भी कुछ एनवायरमेंटल नेचुरल साइकिल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास, जो कि एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन थ्रू वेरियस फूड चेन्स ऑफ द इकोसिस्टम। दिस वाज ऑल्सो एन आंसर इन 9th स्टैंडर्ड। ही डिफाइन फूड चेन एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फूड वेब, ये सब भी था। तो फूड चेन भी बहुत सारे इकोसिस्टम्स को बैलेंस करता है, एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है। इट इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे डेवलपमेंट करते वक्त, जब भी आप एनवायरमेंटल कोई भी जगह का आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपके माइंड में हमेशा एनवायरमेंटल चीज़ें होनी चाहिए कि आपके एक्टिविटी से एनवायरमेंट बैलेंस तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, क्या आपके एक्टिविटी से उस लोकेलिटी में नंबर ऑफ प्लांट्स तो कम नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स तो कम नहीं हो रहे हैं, क्या आपने ढेर सारे मोबाइल टावर्स लगा दिए, क्या वहाँ पे बर्ड्स का नंबर तो कम नहीं हो रहा है। ये सब ध्यान रखने का काम हमारा ही है। तो दिस इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स कि वह हम ही अपने नेचर को प्रिजर्व करें। बिकॉज क्या लगता है आपको कि ख़राब किसने किया है? आउट ऑफ सो मेनी स्पीशीज़ ऑन अर्थ,
वी हैव सो मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, है ना, प्लांट्स। क्या लगता है आपको, क्या टाइगर्स ने अर्थ की पॉल्यूशन किया अर्थ के अंदर? क्या लॉयंस ने किया है? क्या और कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि मतलब बहुत ही अनसिविलाइज्डली रहते हैं? क्या डॉग्स है, रोड पे रहने वाले डॉग्स, क्या उन्होंने एनवायरनमेंट ख़राब कर दिया है, जिनको बिल्कुल सिविलाइजेशन नहीं है? कोई भी ऐसा एनिमल है जिसको सिविलाइजेशन नहीं है बट उसने कभी भी इन्वायरमेंट बैलेंस ख़राब नहीं किया। बट ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बट हमने ही इन्वायरमेंट ख़राब किया है। तो अगर हमने ही ख़राब किया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ही उसे ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। And it is said that if we have got the earth planet on lease from our future generations and not as an ancestral property from our ancestors, ये बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे बोली गई है कि हमें जो अर्थ है ना, ये हमें लीज पे मिली है। लीज पे मतलब भाड़े पे मिली है। कहाँ से, किसने दी है? हमारे फ्यूचर जनरेशन्स ने दी है। तो अगर आप कोई भी जगह लेते हैं तो आपको उसको एज इट इज़ रिटर्न करना पड़ता है, जिससे भी आपने वो भाड़े पे ली रहती है। दिस इज़ अ क्लॉज इन एन अग्रीमेंट। लीज अग्रीमेंट में क्लॉज होता है कि यू हैव टू रिटर्न द प्रॉपर्टी एज इट इज़ वाला क्लॉज होता है। तो अगर आपने जैसा लिया है वैसा ही रिटर्न करना है आपको। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स ने हमें लीज पे दिया है, तो अगर हम रिटर्न करेंगे उन्हें अर्थ इन फ्यूचर, जब हम उन्हें सौंपेंगे कि ये रही तुम्हारी, अब ये धरती तुम्हारी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो वो लोग हमें कितना चिल्लाएंगे कि भाई तुमने क्या हालत कर दी, हमने ऐसा तो नहीं दिया था। क्योंकि जब हमारे हाथ में अर्थ आई, मतलब जब आप जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से अर्थ आपकी है, उस दिन से आपने कितना डिस्ट्रॉय किया है अर्थ को, इस सब का हिसाब आपको अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को देना पड़ेगा भाई। तो देख लो, आप लोग डिसाइड कर लो कि अर्थ को कैसे रखना है। अगर अर्थ को अच्छे से नहीं रिटर्न किया तो दे विल पनिश अस, फाइन लग सकता है हमको। एंड हमें हमारे पूर्वजों से मिली हुई प्रॉपर्टी नहीं है, एंड इट इज़ नॉट एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स कि हमारे पूर्वज ने हमें दिया, हम खराब करेंगे ना, हमारे बाप दादा की ज़मीन है, तुम्हारे बाप दादा का क्या जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ही हमें जवाब देना है। सो दिस इज़ अ वेरी पंचिंग लाइन। हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवरसेल्व्स। तो इसीलिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें हमारी अर्थ को कंजर्व करना है, हमारे लिए भी, खुद के लिए भी, एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे मैं तो भाई अपने पेरेंट्स से पूछ लेता हूँ, मेरे पेरेंट्स से पूछ लेता हूँ कि वो बताते हैं जब भी कि हम लोग गंगा नदी में जाते थे तो नहाते थे, एंड इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर हुआ करता था कि हम उसमें से पानी लेके पी लिया करते थे। मतलब फिर हमारे लिए ख़राब क्यों कर दिया? तो फिर हम उनसे हिसाब किताब ले सकते हैं हमारे प्रीवियस जनरेशन से, तुमने अर्थ ख़राब क्यों की। ऐसे ही हमें जवाब भी देना पड़ेगा अपने नेक्स्ट जनरेशन को। तो ट्राई करते हैं प्रिजर्व करने का, या फिर उन्हें बताएंगे नहीं कि कभी साफ हुआ करती थी। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। नहीं, पर वो इतने बेवकूफ़ नहीं होंगे। नेक्स्ट जनरेशन इज़ बेटर दैन द प्रीवियस वन। ठीक है, मेंटली। तो व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, अभी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन क्या होता है? तो व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सम आर्टिफिशियल पोल्यूटेड फैक्टर्स हार्म द एनवायरनमेंट, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड अल्टीमेटली हमारा एग्जिस्टेंस जो है, बायोटिक फैक्टर्स का एग्जिस्टेंस जो है अर्थ पे, वो खराब होता है। इसका मतलब एनवायरनमेंट का हम ही खराब कर रहे हैं पूरा नहीं। कुछ चीज़ें नेचुरली भी एनवायरनमेंट में ऐड कर रही हैं पोल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, एयर में, और जिससे एयर की क्वालिटी ख़राब होती है। कुछ समय बाद वॉल्केनिक इरप्शन के बाद इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है कि वो जो क्लाउड्स हैं इसमें कंडेंसेशन होता है, देन बारिश होती है तो कार्बन की बारिश होती है बहुत ज़्यादा, हर जगह कार्बन ही कार्बन। तो ये एक नेचुरल फैक्टर है जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी ख़राब करता है। बाकी हम बहुत ज़्यादा, वोल्केनिक इरप्शन ऐसा डेली बेसिस पे नहीं हो रहे, बट ह्यूमंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं अपने आसपास के फैक्टर्स को। इससे क्या होगा ना, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है नेचर में। नेचर में हर चीज़ का एक बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डेफिनेट अमाउंट एंड प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर एनवायरनमेंट, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। अगर ये थोड़ा भी चेंज होता है, ठीक है, अगर ये थोड़ा भी चेंज हो रहा है 0.03% से, अगर ये 1% भी आ गया ना जिस दिन, उस दिन हमारी अर्थ पे हमारा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्योंकि अभी देखो पॉइंट में है, जो पॉइंट में कुछ परसेंटेज है, फ्रैक्शन है कुछ, तभी वो हमारी इतनी हालत ख़राब है। तो सोचो 1% जिस दिन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओनली 1% ऑफ द टोटल गैस,
उस दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाना। तो एनवायरमेंट बैलेंस ख़राब होता है। एट प्रेजेंट बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आ चुकी हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन द अर्थ। आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन द अर्थ। देख ही रहे हो आप, यहाँ पे एक रिवर दिखाया हुआ है, जहाँ पे एक रिवर में पोल्यूशन आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। अब छोड़ो ये छोड़ो, अगर आपको लाइव देखना है, आप खुली आंखों से देखना है अपने, तो आप उल्लास नदी पे चले जाओ, ठीक है, उल्लास रिवर पे चले जाओ, रीजेंसी एंटीलिया के पीछे जाके देखेंगे आप, या फिर आप वहाँ पे कोई पूरा पैच है, वहाँ पे जाके कहीं पे भी देखोगे आपको ढेर सारे वाटर हायसिंथ देखेंगे। मतलब अगर आपने ड्रोन शॉट लिया ना ऐसा ऊपर से, तो आपको दिखेगा अरे फुटबॉल का मैदान है, फुटबॉल ग्राउंड है ऊपर से देखने पे, एक्चुअली इट्स अ रिवर। इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो गई है, इतना ज़्यादा उसमें यूट्रोफिकेशन हुआ है कि नेचुरली उसमें इतना हमने पॉल्यूटेंट ऐड किया ना, जो कि पॉल्यूटेंट में कुछ कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ पोटासिक होते हैं, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों ने जो वाटर बॉडीज़ है उसका न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट कर दिया है। इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन हो गया है कि वहाँ पे प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, वाटर हायसिंथ बढ़ते ही जा रहा है, कितना भी आप क्लीन करो बढ़ रहा है एवरी डे बाय डे। तो जिससे रिवर इकोसिस्टम जो है वो ख़राब होते जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे अर्थ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, नेचुरल और आर्टिफिशियल, जिसने अर्थ की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ा दी है। एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ वन ऑफ दोज मेन फैक्टर। जनरली किसी भी चीज़ के पोल्यूशन को या प्रदूषण को आप बोल सकते हैं कि मिलावट को, कंटामिनेशन को हम पोल्यूशन कहते हैं। अगर हम कोई चीज़ उसमें मिलावट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पानी में अगर कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो तो पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में कि अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कोई भी ऐसी चीज़ जो अननेसेसरी हो रही है या अनएक्सेप्टेबल चेंज है कि एनवायरनमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वहाँ के प्लांट्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मरते जा रहे हैं, वहाँ के एनिमल्स वहाँ उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कोई भी अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंज अगर हो रहा है हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, वो दोनों रीज़न से हो, चाहे नेचुरल इवेंट्स के कारण हो चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो, इस अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंज को हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में टेम्परेचर, पीएच वगैरह आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि उसमें हमने कोई केमिकल कंपोनेंट ऐड किया जिससे रिएक्शन हो, या वो केमिकल्स फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट ऐड कर दिया तो वो डिटर्जेंट्स मछलियों के गिल्स के लिए ख़राब होता है, मछलियों का सांस लेने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल चेंज हो, अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कुछ बायो पोल्यूटेंट ऐड कर दिए जाएँ पानी में, जो कि बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, तो इस विच विल बी हार्मफुल टू द ह्यूमन एंड अदर लिविंग बीइंग, दैट इज ऑल्सो एनवायरमेंट पोल्यूशन, जो कि ह्यूमन्स के लिए भी हार्मफुल होंगे, दूसरे लिविंग बीइंग के लिए भी हार्मफुल रहेंगे। जैसे पानी का टेम्परेचर में चेंजेस आना है, इस फिजिकल चेंज, तो इससे भी मछलियाँ मर सकती हैं। बहुत सारे रीजंस हैं जो कि इस एनवायरमेंट पोल्यूशन के पीछे हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आप सब जानते हैं कि इंडिया इज़ नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स अंधाधुंध यूज़ हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों की कटौती, एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, और बिना प्लान किए शहर बनाते जाना, दैट इज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट पोल्यूशन। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। पोल्यूशन इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे तरह के पोल्यूशन होता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, थर्मल हीट पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, नया पोल्यूशन आ रहा है लाइट पोल्यूशन, पोल्यूशन अराउंड अस, ये सारे पोल्यूशन हमारे आसपास हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चिमनी से गैसेस रिलीज हो रही हैं, ये एयर पोल्यूशन कर रही है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्ले हो रहा है, तो ये पर्सन को सुनने में तकलीफ हो रही है। साउंड पोल्यूशन, एक पर्टिकुलर डेसिबल से ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड रहती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है सुनने में। आप लोग साउंड टेस्ट करके देख सकते हैं यूट्यूब पे।
एंड देन यहाँ पे कुछ और पोल्यूटेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे रिवर पोल्यूशन जो कि वाटर पोल्यूशन का एक टाइप है। तो अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट ये है ऑफ ऑल दीज इज ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन सब का बुरा प्रभाव ये होता है जितने भी पॉल्यूशन है कि भाई जो लिविंग है उनके एग्जिस्टेंस को प्रॉब्लम होती है, मतलब हमें ही रहने में परेशानी हो रही है ना। एंड आउट ऑफ दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज़ बिकम द नीड ऑफ द हार। और क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है, तो आज की क्या सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंट हमें कंजर्व करना है, बचाना है हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। छोड़ो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आपको अपने लिए बचाना है। भाई प्रेजेंट जनरेशन की हालत ख़राब है, तो फिर हमें दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, मतलब अभी समय की यही गुहार है कि हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन करना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कि क्या क्या ज़रूरत है, कि क्या ज़रूरत है, एनवायरमेंट क्यों कंजर्व करना है। तो देखो, पहला है कि इट विल बी पॉसिबल टू आंसर ऑल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ओनली इफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन से आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, इन सब का हम जवाब दे पाएंगे, इन सब का हम एक हल निकाल पाएंगे, एक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे ओनली अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है या कंजर्वेशन जो है ये एक पब्लिक मूवमेंट बन जाए। मतलब आज मैं अगर झाड़ू लेके रोड पे निकल भी जाऊँ कि आज मैं दुनिया साफ कर दूंगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ना। या आज मैंने खुद मेरी तरफ से एक चीज़ स्टॉप कर दी कि भाई मैं नहीं करूँगा, बाकी सबको करने दो, तो इतना इफर्ट लेना दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। एक इंसान अगर मान ले कुछ भी करने का तो वो कर सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें एकदम ही प्रैक्टिकली हम सोचेंगे कि अगर मैं सिर्फ अकेला मान लूँ कि भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट अगर मेरी जो स्टूडेंट बेस है, अगर हर बच्चा ये सोचे तो फिर ये बहुत अच्छा एक पब्लिक मूवमेंट बन सकता है, जहाँ पे हर बच्चा अगर अपनी तरफ से एफर्ट ले कि भाई सर हम भी नहीं पोल्यूशन करेंगे, हम भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे एनवायरमेंट पोल्यूशन होता, तो बस फिर हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है कि यूज़ द पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स। ठीक है, अगर हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हम उसको एज अ रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम कुछ भी करना चाहें वर्ल्ड में हम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द मैन फोर्स, सबसे ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है। तो इट विल बी पॉसिबल टू आंसर ऑल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ओनली इफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम्स एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। फॉर दिस पर्पस वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरमेंट, कि आप घर में छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें ही बचपन से सिखाओ। ठीक है, आप जो इडियट बॉक्स होता है ना टीवी, वो पैक करके रख दो साइड में। ठीक है, इन बच्चों को सिखाओ कि ट्री प्लांटेशन क्या होता है, कैसे उन्होंने, अगर उन बच्चों को दो, एक सीड दो सॉइल के अंदर, उन्हें लगाने दो, और फिर जैसे वो स्प्राउट होता है, बाहर आता है, बच्चे को दिखाओ कि यस यू हैव ग्रोन समथिंग, और उन्हें बताओ कि आपने भी लगाया था अपने बचपन में प्लांट्स और वो आज इतना बड़ा हो गया है, उनसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखाने वाली चीज़ें हैं। उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए, अफेक्शन लाइए इन्वायरमेंट के प्रति। बच्चा मोबाइल फ़ोन से इन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होने से बेटर है अगर बच्चा आपका प्लांट्स और एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनसे अफेक्शन शो कर रहा है, उनसे प्यार दिखा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन्वायरमेंट को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे में। ऐसा नहीं कि वो बस खाली एसी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, ऐसा ही हो गया तो फिर तो बुरी बात है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसके लिए। फिर वो एयर कंडीशन क्लासरूम में या एयर कंडीशन, बहुत बड़ी आयरनी है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में एक मीटिंग थी, ठीक है, कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आए थे और सारी मीटिंग एयर कंडीशन रूम में हुई। कितनी मजाक वाली बात है ना कि वो प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट और बैठे हुए एयर कंडीशन जगह पे जो कि बाहर पोल्यूशन कर रहा है। तो दिस इज़ द आयरनी। वही था कि जैसे मेरे यहाँ पर एक टीचर थे मेरे, जो लेक्चर्स के वक्त बताते थे कि यू शुडंट ईट चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, और जब लेक्चर ख़त्म हो जाता था, ठीक है, तो फिर जाते वक्त चॉकलेट देते थे खाने के लिए। तो वही बात है कि प्रीच व्हाट यू टीच, है ना। तो अगर आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए सोच रहे हैं तो एसी में मत रखिए मीटिंग, ओपन स्पेस में रखिए जहाँ पे सब लोग मिलें और बात करें, तो उन्हें पता भी चले कि भाई गर्मी है। एसी में बैठ के उन्हें फील ही नहीं होगा ना कि बाहर क्या प्रॉब्लम्स हैं।
तो फॉर दिस पर्पज वैल्यूज़ लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट बच्चों में होना चाहिए, बड़ों में भी होना चाहिए। नॉलेज अबाउट इट पता भी होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को अगर पता ही नहीं कि क्या होता है, प्लांट्स कैसे उगते हैं, ये सब पता ही नहीं, तो उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं आने वाला है। एंड ये सारी चीज़ें उनमें बचपन से ही आनी चाहिए, सिंस देयर चाइल्डहुड। दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर एंड मोर अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इससे जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना, वो अवेयर होगी कि हाँ एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना ये पता रहेगा। बच्चे को अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता है, ठीक है, वो हमेशा से 24/7 अगर घर में है, एसी में है, फिर कार में स्कूल पहुंच रहे हैं, एयर कंडीशन ऑन है। स्कूल में भी आजकल बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हो गए हैं जो कि फुली एयर कंडीशनड होते हैं। तो बच्चा अपने दिन का मतलब मॉर्निंग 6 o'clock, रात भर वो एसी में ही सोया था, सुबह 6 बजे उठा, सिर्फ रेडी हुआ, फिर स्कूल पहुंचा, 3-4 बजे तक वो एसी में ही था, फिर जस्ट घर आया, थोड़ी देर एसी में ही था, फिर क्लासेस गया, क्लासेस में एसी में ही था, घर आया एसी में। तो बच्चे के 24 आवर्स में से 23 आवर्स अगर 22 आवर्स एसी में ही जा रहा है, बच्चे को पता ही नहीं चला ना परेशानी है, ठीक है। उसको प्रॉब्लम अगर पता ही नहीं चलेगा तो वो प्रोटेक्शन और प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं ना। तो दैट इज़ वाई प्रॉब्लम फील तो कराओ, अवेयर तो कराओ। टुडे ऑल द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये नहीं बोल रही डेवलप्ड कंट्री की हम तो डेवलप हो चुके हैं, हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कह रही है। वो डेवलप्ड कंट्री है तो भी वो ये सोच रहे हैं कि भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ज़रूरी है। जो डेवलपिंग है, जस्ट लाइक इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पर भी हमें पता है और हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम्स को पता रहना चाहिए। एंड जो अंडर डेवलप्ड है, जिनके लिए मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी डेवलपमेंट में तो एकदम बहुत स्टार्टिंग से हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई आप ऐसा डेवलपमेंट करो जो सस्टेनेबल हो, मतलब आपके डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट ख़राब ना हो जाए, ठीक है। एंड देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन। और सारी कंट्रीज जो भी हैं, इनका एफर्ट भी उसी दिशा में है कि भाई इन्वायरमेंट को अभी बचाना इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। दे हैव डिफाइंड द फ्यूचर प्लान्स। सारे कंट्रीज़ ने डिफाइन कर लिया कि आने वाले समय में हम हमारे देश से और हमारे देशवासियों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे हैव डिफाइंड द फ्यूचर प्लान्स अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द नेसेसरी लॉज, और कानून भी बना दिए गए हैं। अब आप अपने कंट्री में कोई भी ऐसा पब्लिक ट्री जाके अपने मन से काट नहीं सकते, ठीक है। अगर आपने ऐसे जाके कोई भी ट्रीज काट रहे हैं, आप कट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। तो ये बात समझिए, भले वो आपके घर में लगा हुआ पेड़ पौधा क्यों ना हो, आपको परमिशन चाहिए रहती है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है एनवायरमेंट को कंजर्व करना, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ऑन द अर्थ ह्यूमन बींग्स हैव प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी। हमने अपनी सुपीरियरिटी प्रूव कर दी अर्थ पे कि भाई हम सबसे सुपीरियर हैं। कोई भी एनिमल हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे लॉयन हो, हमने सबको ऐसा जू में हमारे आगे पीछे घुमाया अपने इशारों पे, जो भी हम चाहते थे उनसे हमने करवाया है कि भाई अभी लॉयन भी करतब दिखा रहा है, बंदर कूद रहे हैं वहाँ, एलिफेंट भी खेल रहा है। तो ये सारे जानवरों पे भी हमने हमारा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है। तो वी आर द सुपीरियर मोस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स। हमने ऐसी क्या चीज़ थी जो एलिफेंट में नहीं है, इतना साइज होके भी, लॉयन टाइगर में नहीं है, तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, मेमोरी अच्छी है हमारी, एलिफेंट जितनी नहीं पर है। इमेजिनरी एबिलिटी भी बहुत अच्छी है हमारी, कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ, ठीक है, एक संतुष्टि भरा जीवन जीने की कोशिश में ह्यूमन केप्ट ऑन स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल। इंसानों ने जितना हो सका उतना उन्होंने नेचर से, इन्वायरमेंट से स्नैच किया ना, नोचा। स्नैच करना मतलब छीन लेना। तो हमने नेचर से, हमने जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज थे हम छीनते गए, एंड दिस लीड टू एन इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स बढ़ते गई। देख रहे हो, ये जो प्लांट को कट कर रहा है वो पर्सन, जस्ट इमेजिन कि इतने बड़े प्लांट और ट्री को बनने में कितने ईयर्स लगे रहेंगे, कितने सैकड़ों साल लगे रहेंगे, फिर भी ये विद इन मिनट्स से मोटर की मदद से, ठीक है, कट किया। तो हमने खींचते क्या हम भाई, एक वुडन फर्नीचर बनाने के चक्कर में हमने ये सब करते गए। एंड फ्रॉम दिस एंटायर सिनारियो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमंस हैज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एंटायर एनवायरमेंटल बैलेंस। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक टाइगर आके ऐसे अपने ही जंगल के पेड़ों को काटते जा रहा है, पर ह्यूमंस ने किया है ये। ह्यूमंस ने अपने ही जगह के, अपने ही आसपास से, अपने ही कंट्री के पेड़ पौधों को कट किया है।
तो मैनी टाइम्स जनरल पब्लिक इज अनअवेयर दैट इट्स एक्टिविटीज आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। बहुत बार तो लोगों को पता ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे ओपन गार्बेज को कलेक्ट करके जला देते हैं और उन्हें बोला जाए कि ये क्यों कर रहे हो तो उन्हें पता ही नहीं कि दिस इज एडिंग टू एन प्रॉब्लम। उन्हें लग रहा है कि हाँ यही तो सही तरीका है, ठीक है। तो मैनी टाइम्स जनरल पब्लिक जो है, जो नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो नॉन अनएजुकेटेड लोग हैं, इन्हें आइडिया ही नहीं कि उनकी एक्टिविटी कुछ खराब या गलत कर रही है। तो दे आर अनअवेयर ऑफ द एक्टिविटीज़ कि भाई दैट इज़ हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एंड देयर बाय अननोइंगली बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गार्बेज फेंका हुआ है रोड साइड पे, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं। और यहाँ पर कई बार लोग जब फिशिंग के लिए चले जाते हैं और उन्होंने नेट फेंके हुए हैं पानी में और कभी वापस निकाला ही नहीं, जिसके कारण यहाँ पे देख सकते हो आप एक सील है, उसके ऊपर पूरा फिशिंग नेट फंसा हुआ है, ठीक है। ये एक बड़ी सी बर्ड है जिसके ऊपर भी नेट है। तो ये सारे जो हैं बर्ड्स और एनिमल्स, इन सब पे हमारे ही इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का असर दिख रहा है यहाँ पे। और आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे रहेंगे यूट्यूब पे जहाँ पे एनिमल्स पे और प्लांट्स पे और बर्ड्स पे, फिशेस पे ऐसा बैड इफेक्ट हुआ है हमारे अनअवेयरनेस के कारण। तो मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अमीरी नहीं है यहाँ पे। रिचनेस मीन्स नंबर ऑफ स्पीशीज। जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी के लिए रिच जगह है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर आप अमेजॉन रेन फॉरेस्ट देख लो, वो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए रिच है। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल स्पीशीज़ आपको ऐसे ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो कि बाहर बाकी दुनिया में और बाकी जगहों पे नहीं देखने मिलता। मतलब इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी का रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज। और एक ही स्पीशीज में भी अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन के कारण हम बायोडाइवर्सिटी में रिचनेस देख सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? तो यहाँ पर है, पहला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था 1980s में। द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पस बाय दिस लॉ। इस कानून के तहत जो भी जमीन को रिजर्व किया गया है, कंजर्व किया गया है फॉर फॉरेस्ट, वहाँ पे आप कोई भी दूसरी एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई भी दूसरे पर्पस के लिए। जैसे वहाँ पे आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, वहाँ घर नहीं बना सकते। कोई भी ऐसी ज़मीन जो कि फॉरेस्टल एरिया में आता है, फॉरेस्ट लैंड है, इस पे आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए कंजर्व्ड है। तो एग्जाम्पल, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपल्सरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज़। अगर ऐसी जगह पे माइनिंग भी करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन ज़रूरी होती है। दूसरा लॉ है एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, 1986 में बनाया गया था। यहाँ पे ईयर आपको याद रखना ज़रूरी है बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग में आता है। Purpose of this act is to control the pollution and punish the person or institutes harming the environment. इस एक्ट का क्या पर्पज है? Is to control the pollution and punish the persons or institute harming the environment. ठीक है, इस एक्ट का ये पर्पज है कि भाई वो पोल्यूशन भी कंट्रोल करे और ऐसे इंसानों को और ऐसे इंस्टीट्यूट को पनिश करे जो एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। जिसमें एक्ट बनाया गया है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 में बनाया गया था। Any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in the atmosphere beyond a permissible limit. मतलब अगर कोई इंडस्ट्री है, क्या वो कोई भी पोल्यूशन रिलीज नहीं कर सकती? अगर ऐसा है तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज़ अ लिमिट। ऐसा नहीं कि वो अंधाधुंध पोल्यूशन ही पोल्यूशन रिलीज कर रही है और फिर बाकी की आजू बाजू के लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये लॉ बनाया गया है कि एक परमिसिबल लिमिट दिया है, सेफ लिमिट दिया है कि यहाँ तक रिलीज करोगे और इतने आपके आसपास पेड़ पौधे हैं तो इतना सेफ है। इससे ज़्यादा रिलीज करोगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ के वर्कर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है। जैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ इश्यूज़ जो है वो बढ़ जाती है। मतलब उनके हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं उनके लिए आगे चल के। तो एक किसी भी पर्सन या फैक्ट्री के लिए ये
रुकावट है, मनाही है कि वो एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा पोल्यूटेंट रिलीज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके हर फैक्ट्री या इंडस्ट्री में एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होना ज़रूरी है। अगर एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होगा तो फिर वो पहले वेस्ट को रिलीज करने से पहले ट्रीट करेंगे एंड देन रिलीज करेंगे। द पर्सन ब्रीचिंग दिस रूल इज इंटाइटल्ड फॉर, अगर कोई पर्सन ये कानून तोड़ता है तो क्या हो सकता है उसके साथ? पहली बात, 5 साल की जेल हो सकती है उसे, और फाइन लग सकता है अप टू ₹1,00,000, दोनों में से कोई एक। ठीक है, समझा ये बात? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि बायोडाइवर्सिटी कितने तरह की होती है। तो बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल की होती है। पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन से रिलेटेड है, जेनेटिक्स। तो जीन मतलब ये डीएनए का कंपोनेंट होता है। तो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल जिनका डीएनए अलग अलग है, जैसे सारे इंसानों की ही बात कर लें तो एक ही स्पीशीज है हमारी होमोसेपियंस, पर सब भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं ना, एक दूसरे से हर कुछ मायनों में अलग है। तो ऐसी डाइवर्सिटी, ऐसी वैरायटी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज बट डिफरिंग इन देयर डीएनए इज कॉल्ड एज, दिस डाइवर्सिटी इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ह्यूमंस में है जेनेटिक डाइवर्सिटी, डॉग्स में आप देख सकते हो एक ही है ना, बहुत सारे अलग अलग नहीं, वो स्पेसिफिक हो जाएगी, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में ह्यूमन का एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। द अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे यहाँ पर ही एक ही स्पीशीज के बर्ड्स हैं यहाँ पे, उनमें भी फर्क है। ठीक है, दूसरा आ जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल इसमें डॉग वाला एग्जाम्पल आ सकता है कि आप देख सकते हैं कि डॉग्स की कितने सारे स्पीशीज हैं सब डॉग्स, डोबरमैन है, पिटबुल है, सिट्जू है, डैशंड है, ठीक है, जर्मन शेपर्ड है, लैब्राडोर है, ठीक है, ये सब स्पीशीज़ है। तो इनन्यूमरेबल स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर इन द नेचर। तो बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक या स्पीशीज डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल यहाँ पे आप फ्लावर्स की स्पीशीज देख सकते हैं। थर्ड आ जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं कुछ बड़े एनिमल्स का, लाइक कंगारूस है जो एक स्पेसिफिक आपको इकोसिस्टम में ही मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के, या पोलर बियर्स जो कि पोल्स पे मिलेंगे, वो आपको राजस्थान में नहीं मिलेंगे ऐसा, या डेजर्ट एरिया में नहीं मिलेंगे। उनका एक अलग ही इकोसिस्टम होता है, वो अपने इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में नहीं पाए जाएंगे। तो अलग अलग इकोसिस्टम की भी डाइवर्सिटी होती है। ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एनिमल। हर इकोसिस्टम के अपने खास तरह के एनिमल होते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक एनिमल जैसे कि अब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल, फॉर एग्जांपल पोलर बियर जहाँ रहता है वहाँ पे दूसरे एनिमल्स भी जो देखोगे ना आप, उनमें भी हैवी फैट डिपोजिशन होगा बॉडी में इंसुलेटर के लिए, हैवी फर होगा बॉडी में ठंडी से बचाने के लिए। तो ऐसी डाइवर्सिटी को इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स मिलेंगे, सब में एक सेम चीज़ रहेगी। इसी तरह से प्लांट्स भी वैसे ही मिलेंगे। माइक्रोब्स हो गए, अबायोटिक फैक्टर्स हो गए, ये सब एक ही तरह के मिलेंगे एक इकोसिस्टम में। एंड इकोसिस्टम्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पवित्र वन का एग्जाम्पल, सैक्रेड ग्रूव्स। सो द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड इज कॉल्ड सैक्रेड ग्रूव। अब इंडिया में अगर हम डायरेक्टली जाके बोलेंगे कि ये पेड़ पौधा मत काटो क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देगा, तो लोग काट देंगे। पर अगर हम ऐसे बोलेंगे ये पेड़ पौधे मत काटो, इसमें भगवान बसे हुए हैं, तो कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। तो इसी तरह से हमने, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंट है, तो ह्यूमन ने, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों ने कम इंटेलिजेंट लोगों को पेड़ पौधे काटने से रोकने के लिए दिमाग लगाया और बहुत सारी जगह को पवित्र करके घोषित कर दिया कि ये एक पवित्र वन है, यहाँ पे आप कोई भी पेड़ पौधे काटेंगे मतलब आपको पाप लगेगा। तो दैट प्लेस विच इज सिक्योर्ड इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे अगर हमने किसी जगह को सेव किया है तो दैट इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रूव। ठीक है, पवित्र जगह को। और बहुत सारे ऐसे सैंक्चुरीज हैं कंजर्व बाय द सोसाइटी, ये दे आर इन फैक्ट सैंक्चुरीज, वो एक सैंक्चुरी बन चुके हैं अभी, जो कि सोसाइटी द्वारा कंजर्व है, ना कि गवर्नमेंट द्वारा, एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो कि सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही नहीं है बट पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, जो कि सैक्रेड ग्रूव है। तो देर आर मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रूव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया में ऐसे 13,000 से भी ज़्यादा पवित्र वन हमने घोषित किए हैं और रिकॉर्ड किए हैं। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड?
तो प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टाइम था जब इंडिया में लायंस भी और टाइगर्स भी रेयर हो चुके थे. ओनली 1411 टाइगर्स वेर लेफ्ट. ऐसे कैंपेन्स चलते थे, टेलीविजन पे ऐड आता था कि सिर्फ 1411 टाइगर्स बचे हुए हमारे कंट्री में, जहाँ का नेशनल एनिमल टाइगर है. वहाँ के नेशनल एनिमल को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत थोड़े से बच गए थे पूरे इंडिया में. लेटर ऑन फिर जब ये सब कैंपेन्स चला तो टाइगर क्लब बने, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ और बहुत सारे कॉलेजेस में ये फॉर्म फिल आउट किए गए कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्लब टाइगर क्लब. और हमने भी फॉर्म फिल किया था और उसमें साइन किया था कि हमें प्रोटेक्शन देना है टाइगर्स को, बिकॉज हमारा नेशनल एनिमल ही हम नहीं बचा पाएंगे तो हम खुद को क्या बचाएंगे. ठीक है, तो ये बाहर हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऐसी बात हो सकती थी कि दूसरे देश के लोग हम पे हंसते थे कि अगर हम अपने ही नेशनल एनिमल को नहीं बचा पा रहे हैं. तो इसलिए फिर हमने बचाना शुरू किया. तो कैसे बचा सकते हैं हम, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड. पहला आ जाता है आंसर इसमें, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. उन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करो पहले जो कि बहुत रेयर है, अभी बहुत कम हो चुके हैं, जिनका नंबर बहुत ही एंडेंजर्ड है. स्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज, जहाँ पे भी हो सके नेशनल पार्क बनाओ. संजय गांधी नेशनल पार्क आपने सुना रहेगा, जिम कॉर्बेट हो गया, सुंदरबंस हो गया, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाइए, सैंक्चुरीज बनाइए. डिक्लेयरिंग देम एज बायो रिजर्व्स, और उन्हें बायो रिजर्व्स करके डिक्लेयर करिए कि अगर वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो पर्टिकुलर एरिया रिजर्व्ड है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज जो है उनके लिए प्रोजेक्ट्स आप बनाइए कि कोई खास स्पीशीज है जो एकदम ही एंडेंजर्ड है. बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि एकदम एंडेंजर्ड है. ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करिए. कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ऐसे ही नहीं जो एंडेंजर्ड है उन्हें प्रोटेक्ट करना है, बाकी जो एकदम ज़्यादा अमाउंट में उन्हें मारते जाओ, ऐसा नहीं कर सकते. तो कंजर्व ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्जर्विंग द रूल्स. और जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, इन सब में जो रूल्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करिए, फॉलो करिए. मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, और जो भी हमारे पूर्वजों का जमा पूंजी है, जानकारी है, जानवरों को लेकर के, पेड़ पौधों को लेकर के, ये सब मेंटेन करिए, उसका भी रिकॉर्ड. ठीक है, अब आ जाता है सवाल कि मेरा क्या रोल है एनवायरमेंट में. मैं भी एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, मैं एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, मैं क्या कर सकता हूँ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो यहाँ पे आपको चैप्टर में साफ साफ बताया कि व्हाट इज योर रोल इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. देखिए, कंजर्वेशन, आप एक कंजर्वेशनिस्ट हो सकते हैं. कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो अब भी बचा हुआ है, ये मत सोचिए कि जो हो गया, जो पहले तो इतना कुछ था, ठीक है, पहले तो इंडिया में ये सब था, वो सब था, ये मत सोचिए. आप सोचिए जो अब भी है उसको कैसे कंजर्व करें. दूसरा, कंट्रोल करिए कि जो हार्म हो रहा है उसे प्रिवेंट करिए, रोकिए. स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़. चेंजिंग द माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट चेंज करिए कि भाई लोगों का अगर सोच ही अलग है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है. तीसरा, प्रोडक्शन. क्या प्रोडक्शन करना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें बनाओ जो रिन्यू हो सके. ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैलोजन बल्ब्स आप CFL बल्ब्स को प्रोडक्शन करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ना कि एनवायरनमेंट को हार्म करे. एग्जाम्पल सोलर पैनल्स, ये सब एक एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का, वो लेकर आइए. फोर्थ है प्रिजर्वेशन. तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर. अभी जो भी बचा उसको प्रिजर्व करना है, बचाना है. जो भी हमारे पास अभी लेफ्ट ओवर है, जो एनिमल्स लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, उनका ठीक है, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर जो लेफ्ट ओवर है उसको बचाना बहुत जरूरी. एंड रेमेडीज फॉर प्रिवेंट फर्दर लॉस, और आगे आने वाले समय में जो भी नुकसान है उसको कम करने के लिए अभी जो रेमेडी है, मतलब इलाज, वो देखिए. प्रिवेंटिंग द अननोन रीजन्स, जो अननोन रीजन्स हैं वो भी अब देखिए, जहाँ पे अभी तक ह्यूमंस ज़्यादा पहुँच नहीं पाए. तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब हॉटस्पॉट यहाँ पे मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है. ये हॉटस्पॉट मतलब होता है ऐसी प्लेसेस ऑन अर्थ जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी से भरा हो, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स की स्पीशीज़ हो. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हो. एक स्पीशीज़ के बहुत सारे एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि हर स्पीशीज़ के थोड़े थोड़े एनिमल्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ के ढेर सारे एनिमल्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसे हॉटस्पॉट कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी की हॉटस्पॉट प्लेस है. ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मतलब विजिट करके एक ही बार में बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएं.
उसे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब हम देखते हैं पूरे अर्थ पे कितने ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं टोटल जो कि रिपोर्टेड हैं। तो देर आर अराउंड 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विच आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें एक समय था जब ये जो एरिया हुआ करता था अर्थ के टोटल एरिया में से 15.7% ऑफ द एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हुआ करता था। मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज मिलते थे। आज हमने उसमें से 86% डिस्ट्रॉय कर दिया है। आउट ऑफ दैट, और 86% इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, मतलब अब सिर्फ उस 15.7 का सिर्फ 14% बचा हुआ है। उस 14% मतलब कितना परसेंट होता है वो अर्थ का? तो ऑन एन एवरेज अराउंड 2.3% जो है एरिया ऑफ द अर्थ इज नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सिर्फ 2.3% हॉटस्पॉट है, जिसमें लगभग 1,50,000 प्लांट स्पीशीज आते हैं ऑफ प्लांट्स, विच इज़ अराउंड 50% ऑफ द टोटल स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स। मतलब टोटल 50%, टोटल जितने भी स्पीशीज हैं प्लांट्स के, उसमें से 50% प्लांट स्पीशीज अर्थ के 2.3% एरिया में है। बाकी 50% कितनी जगह पे? तो बाकी 50% 97.7% एरिया में 50% है। बाकी 2.3% जो ज़मीन है उसमें 50% है, विच इज़ अराउंड 1,50,000 स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्पैरिटी है। बायोडाइवर्सिटी कहीं पे है तो बहुत ही ज़्यादा है, कहीं पे है ही नहीं तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज फार एज इंडिया इज कंसीडर्ड, लगभग 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में से 85 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स तो सिर्फ ईस्टर्न रीजन के जंगलों में हैं, जहाँ पे सुंदरबंस वगैरह है, वेस्ट बंगाल साइड। ठीक है, 135 स्पीशीज में से एनिमल्स के 85 एक ही जगह ईस्टर्न जंगल में। तो कितना डिस्पैरिटी है। अराउंड 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज जो हैं, एंडेमिक्स वो प्लांट स्पीशीज होते हैं तो पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, है ना। जैसे आपने कोरोना में सुना कि इट्स पैंडेमिक, जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, ऐसे जो एक पर्टिकुलर कंट्री के छोटे से जगह में पाया जाता है उसे एंडेमिक कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पीशीज हैं इंडिया में जो कि एंडेमिक हैं। उनमें से लगभग 1,500 एंडेमिक स्पीशीज तो वेस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं सिर्फ। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड लगभग 50,000 एंडेमिक है, उनमें से 1,500 सिर्फ हमारे वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट जो कि एक स्पेस है, वो जो 5 स्टेट में फैली हुई है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, 5 ऐसे स्टेट्स में फैले हुए वेस्टर्न घाट। स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ, हैज़ बीन एंडेंजर्ड। वो खुद एंडेंजर्ड है अभी, जहाँ पे कितने सारे स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के, 1,500 स्पीशीज़ पाए जाते हैं पेड़ों के, वो जगह खुद एंडेंजर्ड हो चुकी है। क्यों? बिकॉज ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। बहुत सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं। इसके कारण हैबिटेट ऑफ 2 एनिमल्स इज अंडर डेंजर। कौन से वो 2 एनिमल्स हैं? एक तो एशियाटिक लॉयन है जिसके रहने की जगह खतरे में है, दूसरा वाइल्ड बाइसन है, उसके भी रहने की जगह खतरे में। मानस सेंचुरी जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मानस सेंचुरी जो असम में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इज अंडर थ्रेट। क्यों खतरे में? बिकॉज ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। अंधाधुंध पानी का यूज़ हो रहा है, इसके कारण वहाँ पर जो मानस सेंचुरी है वो ही खतरे में, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट, ये आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट टाइगर वहाँ पे भी लॉन्च हुआ था और वो वहाँ पे लिखा हुआ उनके एंट्रेंस पे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो एक मानस नेशनल पार्क। यहाँ पे टाइगर्स और राइनो की स्पीशीज जो है वो खतरे में है। अब सुंदरबन सेंचुरी ऑफ द वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर टाइगर्स। ये फेमस है सुंदरबंस फॉर टाइगर्स, ठीक है। हाउएवर जो टाइगर पॉपुलेशन है और ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट है वो सीरियसली चैलेंज्ड है बिकॉज ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग एंड ट्रेंचेस डग फॉर द सेम। और वो फिशिंग के लिए जो जगह बनाई गई है, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन खतरे में है वहाँ पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज़, जो भी खतरे में है प्रजाति, उनको हमने कैटेगराइज किया है कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती है? आइदर इनका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है, या तो उनके हैबिटेट श्रंक हो रहा है। रहने की जगह अगर बहुत ही कम हो गई है तो इसे कहते हैं हैबिटेट का श्रंक होना, श्रिंक का पास्ट टेंस है श्रंक।
to such an extent that they can be extinct in the near future. इतना उनका हैबिटेट कम हो चुका है कि आने वाले समय में वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर कंजर्वेशन मेजर्स नहीं इम्प्लीमेंट किए गए तो वो आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लॉयन टेल्ड मंकी और लेसर फ्लोरिकन। लेसर फ्लोरिकन इज अ बर्ड एंड लॉयन टेल्ड मंकी, जिसकी पूंछ लॉयन जैसी होती है इसलिए उसका नाम पड़ा है लॉयन टेल्ड मंकी। इनका मतलब ये दोनों जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है रेयर स्पीशीज की। रेयर है मतलब देखो बहुत कम है, पूरी दुनिया में पाया ही नहीं जाते। पहली बात तो रेयर स्पीशीज जो है वो एंडेमिक होते हैं। अगर रेयर स्पीशीज एंडेमिक है मतलब उनका नंबर जो है ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइन, बहुत ही कम हो जाता है नंबर। एन ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज स्पीशीज बीइंग एंडेमिक में बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, एंडेमिक हैं, दे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल रेड पांडा और मस्क डियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थर्ड है वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज क्या होता है? नंबर ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। इन ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत कम होता है और वो लगातार कम होते रहता है। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द नंबर इज अ वरीसम रीजन। इनके नंबर में लगातार कमी आना एक चिंताजनक बात है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हो चुका था। टाइगर्स और लायन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, है ना, इसी के कारण प्रोजेक्ट टाइगर्स ये सब लॉन्च हुए थे। फोर्थ और लास्ट आ जाता है इंडिटर्मिनेट स्पीशीज। इंडिटर्मिनेट स्पीशीज मतलब जिनका नंबर ही एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने हैं, बिकॉज ऑफ देयर शाय नेचर। कुछ एनिमल्स इतने शाय होते हैं कि उनका एग्जैक्ट नंबर पता कर पाना भी मुश्किल होता है। जैसे महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है शेखरू, जायंट स्क्विरल। इसका नंबर एग्जैक्टली पता नहीं है कि, और इनके बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियरल हैबिट्स ऐसा है कि वो शाय नेचर के कारण वो पता ही नहीं चलता किधर है। ट्री के टॉप पे रहते हैं और फिर वो दिखते भी बहुत कम है। तो दीज ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी endangered, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite or substantial information. इनके बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो here comes the end of this chapter and I hope you have understood this chapter. If you have any doubt, you can comment on the comment box, or you can directly message us on our WhatsApp number, or you can join our offline batches for having a one-to-one session in a detailed version. This is one short video for this chapter so that you can revise within 1 hour. ठीक है, तो share with your friends if you have liked this video and do subscribe to our channel. Thank you.